हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल टॉवर से अगर फेंकते हैं किसी के ऊपर, टॉवर के ऊपर से, तो फिर कैसा उसका पाथ होगा, क्या रेंज होगी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक जो प्रोजेक्टाइल पढ़े थे वो ग्राउंड टू ग्राउंड थे, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जो फॉर्मूले निकाले थे हमने रेंज के, मैक्सिमम हाइट के, टाइम ऑफ फ्लाइट के, वो वहीं तक काम करते हैं जब तक ग्राउंड टू ग्राउंड होता है। लेकिन जैसे ही टॉवर से ग्राउंड पे हम आते हैं तो फॉर्मूले काम नहीं करते। तो वहां पे क्या काम करता है, वहां पे इक्वेशंस काम करती हैं, वही इक्वेशंस जो मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉवर। जब किसी टॉवर के ऊपर से हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो बात यह होती है कि हमें एक्स और वाई एक्सिस को कंसीडर करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना एक्स और वाई को एक्सिस को कंसीडर किए हुए हम टू डायमेंशनल मोशन को एनालाइज नहीं कर सकते। तो अब इस टॉवर के ऊपर से जब किसी पार्टिकल को फेंका जाएगा तो कई केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि पार्टिकल को आप सीधे फेंक दो, या ऊपर फेंक दो, या नीचे फेंक दो। ठीक है, किसी भी एक केस को कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं कि हमने इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका किसी स्पीड यू से। अब ये पार्टिकल जाएगा और ग्राउंड में आके गिरेगा। ठीक है, जहां से भी फेंका गया है ऑरिजिन हम वही मानेंगे। ऐसा नहीं कि ऑरिजिन यहां मानोगे तो नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा वैल्यूज रखने के लिए। लेकिन अगर हम यहीं से ऑरिजिन मान लेते हैं तो ये वैल्यूज रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। तो पहला काम हम यही करते हैं कि हम उसकी वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। अगर हमको ये थीटा का एंगल दिया होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो यू एक्स होगा वो यू कॉस थीटा आ जाता है, और जो यू वाई होता है वो यू साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इस टॉवर की जो हाइट है वो मान लो कैपिटल एच के बराबर दी है। अब देखो, अभी भी ग्रेविटी जो लग रही है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही लग रही है, डाउनवर्ड। एक्स डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी नहीं है। इसका मतलब अभी भी ये जो पार्टिकल है ये हमेशा इसी यू एक्स की कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है। एक्स डायरेक्शन में पहले भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में अभी भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है। लेकिन जहां तक वाई डायरेक्शन की बात है तो वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी काम करती है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो यू एक्स तो चेंज नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आता रहता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर जब ये नीचे आता है तो यू एक्स सेम रहता है, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ होती है। फिर ये वर्टिकल वेलोसिटी और बढ़ती है पहले से, और नीचे आएगा तो और बढ़ेगी, और नीचे आते समय इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहां पर जितनी वर्टिकल वेलोसिटी इससे फेंका गया था उससे कहीं ज्यादा वर्टिकल वेलोसिटी से ये ग्राउंड में गिरता है, और ग्राउंड में गिरते समय इसे जो गिरता है इसमें इसका जो एंगल होता है या वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी इस v जो है वो u से अलग आता है, ज्यादा ही आता है, बल्कि v हमेशा ज्यादा आता है क्योंकि नीचे आ गया है, और ये जो एंगल होता है ये एंगल भी बदल गया होता है। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें निकालनी होती है कि कितनी स्पीड से गिरा, कितने टाइम के बाद गिरा, जो भी है। तो अगर हम इस x और y एक्सिस को एनालाइज करें तो हमें ये पता है कि x एक्सिस में एक ही इक्वेशन बनती थी, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, y डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनती थी? y डायरेक्शन में हमारे पास बनती थी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, पहली इक्वेशन ये बनती थी। दूसरी क्या बनती थी? दूसरी बनती थी वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2gh, और तीसरी इक्वेशन बनती थी h इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन यहां भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि तीनों इक्वेशन यहां काम नहीं करेंगी, यहां पर भी तीनों इक्वेशन काम करेंगी। और इसीलिए आपको जब भी टॉवर से क्वेश्चन आएगा तो आप इक्वेशन पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, ना कि किसी फॉर्मूले पे। तो अगर हमें इक्वेशन क्लियर है क्या है तो फॉर्मूला अपने आप या क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाइट हम हमेशा
कहां से नापते हैं? हाइट हम नापते हैं कि जहां से फेंका गया है उस लेवल से ये ऊपर गया है या नीचे आया है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, h इज मेजर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर होता है। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, हमेशा वर्टिकल, या ये कितना नीचे आ गया, ये कितना नीचे आ गया, ये कितना नीचे आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, इफ पार्टिकल इज above the initial position, h is पॉजिटिव। मतलब क्या लिखा है मैंने, अगर ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर है तो जो हाइट होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। अगर इनिशियल पोजीशन के बराबर पहुंच गई तो हाइट 0 ली जाएगी, और अगर इनिशियल पोजीशन के वो नीचे आ चुका है, कहीं नीचे आ चुका है इनिशियल पोजीशन के, तो फिर हाइट नेगेटिव ली जाएगी। तो अगर ऊपर है तो हाइट पॉजिटिव है, नीचे है तो हाइट नेगेटिव है, सेम लेवल पर है तो हाइट 0 है। तो वही मैंने लिखा, ए पार्टिकल इज अबव द इनिशियल पोजीशन, h इज पॉजिटिव, एंड इफ इट इज बिलो द इनिशियल पोजीशन, h इज नेगेटिव। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। बस बाकी तो वही फॉर्मूले हैं, मतलब वही इक्वेशंस हैं जो हमें यूज करनी थी पहले भी और अभी भी, तो इक्वेशंस में कोई अंतर नहीं आया। मान लो जैसे हमसे ये पूछा जाता कि कितना टाइम लगा इसको गिरने में, ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं कर रहे, मैं खाली तरीका बता रहा हूं। कितना टाइम लगा गिरने में, मतलब क्या टाइम यहां से यहां पर निकालना है। टाइम कौन सी एक्सिस से निकलता है, वाई एक्सिस से निकलता है। तो अगर इनिशियली यहां था और फाइनल यहां था, तो वर्टिकली वो कितना नीचे आया है, वर्टिकली वो कैपिटल एच नीचे आया है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे कितना, प्लस एच या माइनस एच, माइनस एच। क्यों? क्योंकि वो नीचे आया है। जब नीचे आता है तो हमें हाइट को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और अगर हमें यहां से यहां तक का समय निकालना है तो यहां से वो यहां पर कैपिटल एच नीचे आया है, यहां पे माइनस ऑफ कैपिटल एच लिख के टी को निकाल सकते हो कितने टाइम में नीचे आया। ठीक, पूछता कि रेंज कितनी है, तो रेंज क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो अगर तुमने ये टाइम निकाल लिया कितने टाइम में नीचे आया है, गिरा है, क्या उतने टाइम तक ये आगे बढ़ता गया था? और अगर आगे बढ़ता गया था तो ये कितना बढ़ा था आगे, ux इंटू टी, यही फॉर्मूला है। ये डिस्टेंस हो जाएगा ux इंटू कितना टाइम उसको लगा नीचे आने में। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो कि इसकी रेंज कितनी हो गई। बाकी आपसे पूछता है कितनी वेलोसिटी से गिरा, तो अगर हमको ये vy निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैसे vy निकालना है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। टाइम तुम पहले ही निकाल चुके हो, पुट करोगे तो vy आ जाएगा। या तुमको h पता ही है, कितना h है यहां पर, माइनस कैपिटल H, vy वहां से भी आ जाएगा। vy अगर मिल गया और हमको ux पता ही है, तो ux और vx बराबर ही है, तो क्या v निकल जाएगा। v कैसे निकलेगा, v निकलेगा इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ये चीजें हम पहले भी सीख चुके हैं, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। और अगर ये एंगल पूछा जाता है अल्फा कितना है, तो भी कैसे निकालते, tan अल्फा इज इक्वल टू vy बाई vx। ठीक है, तो बस सारी चीजें वही हैं, सारी इक्वेशंस वही हैं, सब कुछ तरीका वही है, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का, तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये हो सकता था कि अगर ये पार्टिकल किसी एंगल पे ना प्रोजेक्ट करके हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया होता, तब क्या होता। अगर हम इस पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को अलग से देखें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं ये समझ लेते हैं। तो अब ये पार्टिकल उस टॉवर के ऊपर से फेंका तो गया है, लेकिन अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया। और अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है तो ये जाएगा और ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, क्या अंतर आया, तो अगर तुमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है तो पहले तो एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अगर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, इसका मतलब हमने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी ही नहीं है। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी ही नहीं है, इसका मतलब
इसका जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में वो हमेशा कितनी रहेगी, u के ही बराबर रहेगी। तो इस केस में आप ये मान सकते हो कि अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है तो जो उसका ux है वो u के ही बराबर है और हर जगह पर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u के बराबर होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की 0 है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती, गिरते समय वर्टिकल वेलोसिटी होती और नेट वेलोसिटी भी होती। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी भी होती और नेट वेलोसिटी भी होती। ये हाइट कैपिटल H की है। तो जो भी फॉर्मूले हैं एक्स डायरेक्शन के, एक्स डायरेक्शन में हमें क्या यूज करना होता, एक्स डायरेक्शन में यूज करना होता u इंटू टी। क्यों, क्योंकि यहां पे ux और u बराबर है, यहां पे ux की वैल्यू u के ही बराबर है। और जब हम y डायरेक्शन में यूज करते तो y डायरेक्शन में क्या यूज करते, y डायरेक्शन में अगर हम इधर वापस आते हैं और देखें कि y डायरेक्शन में ये वाला टर्म 0 हो गया है, ये वाला टर्म 0 हो गया है, ये वाला टर्म 0 हो गया है, तो ये तीनों चीजें यहां से हट जाती और हम सिर्फ लिख सकते थे vy इज इक्वल टू माइनस ऑफ gt, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आ जाती vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy की वैल्यू 0 है माइनस 2gh। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसा क्यों, ये h हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा जब फेंक दिया गया है तो ये हमेशा नीचे ही होगा और नीचे का h हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ये नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन है h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो uy के टर्म यहाँ पे हट जाते हैं, सिर्फ हमको ux का टर्म मिलता है जो u के बराबर है और इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमें vy यहां से निकाल सकते हैं, vx हमको पता ही है u के बराबर है, हम इसकी v निकाल सकते हैं रूट ऑफ vx का स्क्वायर vy स्क्वायर, हमें एंगल निकाल सकते हैं कि एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास अंतर नहीं आया है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं कि हमें फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं तो चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो या किसी एंगल में प्रोजेक्शन हो, आप दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कुछ ये है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द टॉवर with the speed of 40 meter per second या 40 root 2 meter per second at an angle of 45 degrees। ठीक है, find, पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा है कि वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, तीसरा है एंगल मेड बाय velocity vector with horizontal। ठीक है, अच्छा 45 डिग्री। अच्छा, आपको टॉवर की हाइट भी दी होगी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर ऑफ हाइट 100 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, हाइट नहीं दी होगी तो हम ये सब चीजें नहीं निकाल सकते। मान लो यही चीजें पूछी गई हैं और ये भी पूछ लेता है, एक और कोई पार्ट है, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, ये मान लो ये पूछा गया। तो हमने एक टॉवर के ऊपर से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द स्पीड ऑफ 40 रूट 2 और ये पार्टिकल इस तरीके से जाकर कहीं ग्राउंड में गिरा होगा 45 डिग्री। तो पहला काम हमारा क्या होता है कि भाई ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये हाइट हमको दी है 100 मीटर की, हमें u cos थीटा मतलब ux निकालना है और हमें uy निकालना है। ux कैसे निकलता है, u cos थीटा,
40 रूट 2 cos 45 करेंगे तो 40 ही आएगा, 40 रूट 2 sin 45 करेंगे तो 40 आएगा। ux और uy पता चल गया। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, यहां से यहां तक निकलने का, जाने का समय। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सी एक्सिस से निकलती है, वाई एक्सिस से। और टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए हमको पता है यहां से यहां जाने का समय, तो ये वर्टिकली कितना नीचे आया है, ये वर्टिकली पूरा 100 मीटर नीचे आया है। तो जो फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें h को कितना लिख देंगे -100, यू वाई कितना है 40, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिया गया है, टाइम हमको निकालना है माइनस हाफ, जी है 10 टी स्क्वायर, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा t माइनस 10 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो t आ जाएगा 10 और t आएगा -2, तो 10 हो सकता है -2 नहीं हो सकता है, तो 10 सेकंड का समय लगेगा इसको नीचे पहुंचने में। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट में हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ग्राउंड में गिरते समय इसके पास एक वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगी, एक वेलोसिटी y डायरेक्शन में होगी और नेट वेलोसिटी कहीं इस तरफ होगी। क्या x की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है तो x की वेलोसिटी 40 लिख सकते हैं। y की वेलोसिटी निकालनी है, y की वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या हम यूज कर लें, vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, पहली इक्वेशन जो होती है, इसमें uy कितना है, uy है 40, g है 10 और कितना समय लगा उसको नीचे आने में 10 सेकेंड, vy कितना आ गया -60। माइनस क्या बता रहा है, इसमें माइनस बता रहा है कि गिरते समय उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ था, तो y की वेलोसिटी -60 का मतलब यह है कि 60 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ गिरा होगा। ठीक है, नेट वेलोसिटी कैसे निकलती है, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx कितना है, vx है 40 का स्क्वायर, vy कितना है 60 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 40 और 10 बाहर आ जाएगा तो 10 रूट 40 लिख सकते हैं, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्पीड हो गई जिस स्पीड से वो नीचे गिर रहा होगा। ठीक है, एक मिनट में गलत किया, 36 प्लस 16 52 आएगा, तो 10 रूट 52 हो जाएगा। ठीक है, इतनी स्पीड से नीचे गिरा। थर्ड पार्ट है कि एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा ये एंगल, ये एंगल निकलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव। हमको तो पता ही है नीचे आ रहा है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो वी वाई की पॉजिटिव वैल्यू है 60, वी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है 40, तो ये आता है 3/2, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/2। ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में कहीं बीच में रहा होगा, और कहीं बीच में रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो 3 सेकेंड में कहां है हमें नहीं पता, कोई आइडिया नहीं कहां पर है, तो कहीं पर भी होगा अपने आप आ जाएगा, आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी है। आप ये मान लें कि 3 सेकेंड के बाद मान लो यहां पर है, तो एक इसका Vx होगा और एक इसका Vy होगा। Vx और Vy निकल जाएगा तो V निकल देंगे। Vx Vy कैसे निकलेगा, Vx कितना है, Vx तो 40 ही रहेगा, Vy निकालना है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो चौथा पार्ट है इसमें Vx तो 40 ही है, Vy कैसे निकालेंगे, Uy माइनस जी टी। अब Uy कितना है, Uy 40 है, ग्रेविटी 10 है, और कितने सेकंड के बाद लिखा था क्वेश्चन में निकालने के लिए, 3 सेकंड के बाद, तो 3 पुट कर देंगे, Vy कितना आ गया 10। Vx 40 था, Vy 10 था, नेट स्पीड निकालनी है, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और 10 और 16 रूट 17, तो 10 रूट 17। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी नेट स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो हमने सीखे कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वही 3 इक्वेशंस हैं y डायरेक्शन में, v इज इक्वल टू u प्लस या vy इज इक्वल टू uy माइनस जी टी, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh, h इज इक्वल टू uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को करना है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस टॉवर से। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है
कि a particle is projected horizontally from top of the tower with the speed of 18 meter per second. ठीक है? If the height, if it strikes the ground at an angle of 45 degrees, then find the vertical component of velocity when it strikes the ground. ठीक है? तो क्वेश्चन को इस तरीके का, एक टॉवर हमको दिया है, इस टॉवर की हाइट तो नहीं दी है, बट ये जरूर दिया है कि इस टॉवर के ऊपर से जब हम एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तब जब ये गिरता है तो गिरते समय इसने जो एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाया है। तो ये पूछ रहा है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो मैं कहता सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है तो ये भी 18 के बराबर ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी बदलता नहीं है। अगर ये 18 था तो ये हमेशा 18 के बराबर ही होता और गिरते समय भी 18 के बराबर होता। वर्टिकल कंपोनेंट कुछ वी वाई होता और एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। हमको ये पता ही है कि tan 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई हमको निकालना है, वी एक्स कितना है, वी एक्स 18 है, तो tan 45 1 होता है, वी वाई की वैल्यू भी 18 आ जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायग्राम दिया है मान लो इस तरीके का, जिसमें कि एक पार्टिकल को अगेन एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया गया है और ये पार्टिकल जब गिरता है तो गिरते जिस जगह पर गिरा है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर हम एक लाइन से जोड़ दें तो ये एंगल मान लो हमको दिया है 30 डिग्री। ठीक है? और हमको ये दिया है कि इस टॉवर की हाइट 40, या हमको दिया है कि पार्टिकल strikes the ground after 3 सेकेंड। ठीक है? 3 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल ग्राउंड में गिरता है। फाइंड इनिशियल स्पीड और प्रोजेक्शन, मतलब हमको u निकालना है कि कितनी स्पीड से इसको फेंका गया होगा। तो जो भी इसका u होगा वो तो हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमको u पूछा गया। अच्छा, हमको ये दिया है कि ये 3 सेकंड के बाद ग्राउंड में गिरता है, और जहां पर भी टाइम की बात आती है तो टाइम कौन सी एक्सिस में हम यूज करते हैं? वर्टिकल एक्सिस में। और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? h इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यू वाई यहाँ पे 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो h को सिर्फ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि हमको टाइम दिया हुआ है कि टाइम है कितने सेकेंड? 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर, तो हाइट आ जाएगी माइनस 15 मीटर्स। ठीक है? सॉरी, माइनस 45 मीटर्स। माइनस क्यों आई है? क्योंकि ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल जिस लेवल से फेंका है उससे नीचे आया है, तो नीचे आया है इसलिए नेगेटिव आया है। बस बाकी उस हाइट, उस जो अगर उस टॉवर की हाइट की बात करेंगे तो उसकी हाइट 45 मीटर ही होगी। अब अगर ये 45 मीटर है और ये वैल्यू अगर x की है, तो हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम tan 45 की वैल्यू लिखें तो tan 45 हो जाएगा कितना? tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है, tan 30 डिग्री हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45√3 मीटर। ठीक है? ये 45 मीटर था, तो ये 45√3 मीटर आ गया। x डायरेक्शन में एक ही इक्वेशन है, कौन सी? x इज इक्वल टू यू इंटू टी, और हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ux और u बराबर होते हैं, तो x की वैल्यू है 45√3, u हमें निकालना है, टाइम 3 सेकंड दिया है, u कितना आ जाएगा? 15√3 मीटर। ठीक है?
अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखोगे कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड में ही काम करती है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आप अगर टॉवर के ऊपर से फेंकोगे तब भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वही रहती है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हम यूज करते थे, अगर हम उसको याद करें कि क्या थी, तो वो थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थी। ये यहां पर भी काम करेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर काम करती थी, यहां पर भी काम करती है इक्वेशन। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये होती है एक्स एक्सिस जहां से फेंकते हैं, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है ऑरिजिन। तो अगर ये ऑरिजिन है तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो यही एक्स लिख सकते हैं, और y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -45 लिखेंगे। -45 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ आया है, इसलिए y कोऑर्डिनेट इसका -45 होना चाहिए। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इसका इतना नहीं पता है, मान लो फिलहाल नहीं पता है तो वो निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट -45 है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप इस कोऑर्डिनेट को भी उस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज applicable for particle thrown from tower। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है तो आप इसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इसमें। और नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि हमारे पास एक मान लो एक टॉवर है, और इस टॉवर के ऊपर से हम दो पार्टिकल्स को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं। एक पार्टिकल को इस तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और दूसरे पार्टिकल को इस तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। इसकी स्पीड है u1 की, इसकी स्पीड है u2 की, और ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से जा रहे होंगे। ठीक है, तो हमसे ये पूछ सकता है कि कितने समय के बाद इन दोनों के वेलोसिटी के वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हो सकता है कि किसी समय के बाद ये वेलोसिटी v1 से जा रहा होगा, और ये किसी समय के बाद वेलोसिटी v2 से जा रहा होगा, और ये दोनों वेक्टर जो v1 v2 के हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कभी ना कभी तो होंगे, और अगर होंगे तो कितने समय के बाद होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि find the time after which their velocity vectors are perpendicular to each other। ठीक है, हमें वो समय निकालना है जिसके बाद ये दोनों के वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, ये तो हमको पता ही है कि जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है तो वर्टिकल वेलोसिटी में तो चेंज आता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी u1 थी तो u1 ही रहेगी। उसी तरीके से इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर u2 थी तो u2 ही रहेगी। ठीक है, हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कुछ अलग आएगी, vy2 लिख देते हैं, और वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कुछ अलग आ सकती है जिसको हम vy1 लिख देते हैं। कितनी आती है हम उसको देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है तो हम लिखते हैं uy माइनस gt, और क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है तो क्या uy दोनों में 0 होता है, तो दोनों को ही हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है तो दोनों का ही uy 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी माइनस gt है, तो vy1 इज इक्वल टू vy2 इज इक्वल टू माइनस gt। ठीक, अब जरा इसको वेक्टर फॉर्म में हम इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी v1 की है, सॉरी, और ये v2 की है। ठीक है, अब अगर हम इनके वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो ये x कंपोनेंट है तो हम लिख सकते हैं u1 i कैप, और ये y कंपोनेंट है जो ऑलरेडी इतना आया है नेगेटिव साइन के साथ खुद ब खुद आ गया है, तो आपको नेगेटिव साइन दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। इसको लिख सकते हैं माइनस gt j कैप। ठीक है, vy1 माइनस gt j कैप। उसी तरीके से वेक्टर v2 भी लिख सकते हैं। वेक्टर v2 क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट डायरेक्शन में है
तो माइनस u2 आई कैप, लेफ्ट है तो नेगेटिव, और vy2 वही है जो उसके पास था, तो माइनस gt j कैप। दो वेक्टर्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट का जीरो होना। तो अगर हम इनके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेने में क्या करते थे, आई कैप के संग जो दो चीजें हैं वो आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब u1 और माइनस u2 आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस ये दोनों जे कैप के संग जो दो चीजें हैं माइनस gt और माइनस gt मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये रिजल्ट जीरो आना चाहिए। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से t स्क्वायर और g स्क्वायर आएगा, तो u1 u2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई g, ये वो समय हो जाएगा जितने समय के बाद इन दोनों के वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है दोनों का, तो दोनों बराबर नीचे गिरेंगे। मतलब अगर आप देखें तो ये दोनों उस समय सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, क्योंकि दोनों को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो हॉरिजॉन्टल दूरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो वर्टिकली वो नीचे आएंगे वो दोनों का बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर वर्टिकली नीचे आ रहे होंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछता कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालो, तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम एट दिस इंस्टेंट। जब उनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई है तो उस समय उनके बीच का सेपरेशन कितना है। तो सेपरेशन निकालने के लिए ये इसका ट्रैवल किया हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x1 और ये इसका ट्रैवल किया हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इक्वेशन होती है, कौन सी, x इज इक्वल टू u इंटू टी, और ux और u बराबर हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो x1 को क्या लिख सकते हैं, x1 को लिख सकते हैं u1t, x2 को क्या लिख सकते हैं u2t। सेपरेशन इनके बीच का कितना हो जाएगा, सेपरेशन इन दोनों को जोड़ देंगे x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा u1t प्लस u2t, तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2, और t की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, रूट ओवर u1 u2 बाई g। इतना सेपरेशन उन दोनों के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों बराबर आते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन vy uy माइनस gt में uy को जीरो कर देना है। ठीक है, ओके, चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। और प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्चुअली अगर हम किसी टॉवर के ऊपर से पार्टिकल को किसी स्पीड से फेंकते हैं, हमने एक पार्टिकल को u की स्पीड से इस तरफ फेंका और दूसरे पार्टिकल को u की स्पीड से इधर फेंका, तीसरे पार्टिकल को u की स्पीड से इधर फेंका, और भी कई पार्टिकल हो सकते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि आपने इसको अलग अलग डायरेक्शन में फेंका है तो सब अलग अलग दूरियां तय कर रहे होंगे। ठीक है, सब अलग अलग दूरियां तय कर रहे होंगे, और जब सब जमीन से टकराएंगे तो सबके पास कोई ना कोई स्पीड भी होगी। v1 इसकी स्पीड है, मान लो v2 इसकी स्पीड है, v3, सबकी स्पीड अलग अलग होगी, सबके एंगल्स भी अलग अलग होंगे, हो सकता है स्पीड अलग अलग हो। तो एक्चुअली हमें ये पता लगाना है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जब इस पार्टिकल को अलग अलग एंगल पर फेंका है, ठीक है, तो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक्चुअली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या आप ऐसे समझ लें कि हम इसको, एक आसान तरीका होता है एनर्जी कंजर्वेशन, उससे हम आसानी से कर सकते हैं। ये कह सकते हैं यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलाकर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो चुकी है क्योंकि वो ग्राउंड में पहुंच चुका है। तो अगर हम सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते तो ये लिख सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो इनिशियल वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है,
आगे आने वाले चैप्टर्स में वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप ये मान के चलें कि इस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे हाफ एम यू स्क्वायर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, अगर यू की स्पीड से फेंक रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर ही होगी। प्लस क्योंकि टॉवर के हाईएस्ट पॉइंट से फेंका गया है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। जब ये नीचे गिरता है तो मान लो v की स्पीड से गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, और क्योंकि ग्राउंड में गिर चुका है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो यहां से अगर हम देखें और v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू आती है u स्क्वायर प्लस 2gh। और ये v जो आया है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि किस एंगल पर फेंका गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब आप किस थीटा पर फेंक रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि v1, v2 और v3 सब आपस में बराबर होते हैं। मतलब एक टॉवर के ऊपर से आप डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफरेंट एंगल पर फेंकते जाएं, सीधे ऊपर भी फेंक दें, सीधे नीचे भी फेंक दें, लेकिन जब सब गिरेंगे तो सब की स्पीड आपस में क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, इसको एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी से किया जा सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन से भी हम लोग कर सकते हैं, बट एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी से रिजल्ट निकलता है। और ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि सारे पार्टिकल सेम स्पीड से ग्राउंड में गिरेंगे, सेम स्पीड से फेंके गए हैं, अलग अलग एंगल पर फेंके गए हैं, पर गिरते समय सबकी जो स्पीड होती है वो हमेशा सेम आती है। ठीक है, अगला पार्ट हम ये सीखते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल को हम वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो हमारे हाथ में आके गिर जाता है। हमने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई, सीधे हाथ में आके गिर गई। मान लो तुम दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते बॉल को ऊपर फेंको, और बॉल को ऊपर फेंकने के बाद तुम दौड़ते रहो उतनी ही स्पीड से, तो तुम जब आगे बढ़ते रहोगे तो बॉल भी ऊपर जाती रहेगी, और फाइनली जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम भी बढ़ रहे हो, बॉल भी ऊपर बढ़ रही है, और जब तुम आगे जाओगे तो बॉल तुम्हारे हाथ में वापस गिर जाएगी। तो दो केस हम समझ रहे हैं, एक हम खड़े खड़े बॉल को फेंक रहे हैं तो बॉल ऊपर जाके सीधे हमारे हाथ में आती है, और दूसरा हम दौड़ते हुए बॉल को ऊपर फेंकते रहे हैं तो दौड़ते हुए आगे जा रहे हैं और बॉल को ऊपर फेंका, हमें ऐसा लगता है कि बॉल को सीधे ऊपर फेंका गया है, लेकिन बॉल सीधे ऊपर जाके नीचे नहीं आती है, बल्कि बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई नीचे आती है। तो कोई दूसरा बंदा अगर देख रहा होगा तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जिस जगह से कोई भी चीज फेंकते हैं उसको उतनी ही इनिशियल स्पीड उस जगह की मिल जाती है। जैसे अगर तुम ट्रेन में हो और ट्रेन को एक बॉल को तो सीधे नीचे फेंक दो तो क्या बॉल सीधे नीचे गिर जाती है? ऐसा तो नहीं होता है, बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है। रीजन यही क्योंकि ट्रेन चल रही थी और चलती हुई ट्रेन से जब तुमने ड्रॉप किया तो जितनी स्पीड ट्रेन की थी उतनी स्पीड उसकी हो गई और वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे जाके गिरता है। उसी तरीके से अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है और कोई चीज ड्रॉप कर दी जाए तो वो चीज सीधे नीचे नहीं गिरती है, बल्कि एरोप्लेन आगे जा रहा था तो उसको स्पीड आगे मिलती है और वो भी आगे जाके गिरता है। तो होता क्या है एक्चुअली कि अगर हम मान लो यहां पे कोई एक मैन है जिसने जो किसी स्पीड से दौड़ रहा है, मान लो यू की स्पीड से दौड़ता हुआ जा रहा है और इसने बॉल को सीधे ऊपर की तरफ फेंक दिया। इसने इस अपने हिसाब से दौड़ते हुए अपने हिसाब से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो जब इसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो उसको बॉल को वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई, लेकिन इस बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मिल गई क्योंकि तुम जो चल रहे थे, दौड़ रहे थे, तो तुम्हारे जो स्पीड थी वो स्पीड बॉल की भी थी, और जब बॉल होगी अब इसके पास नेट वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में आएगी और ये बॉल इस तरीके से मोशन करते हुए जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि आप यू की स्पीड से दौड़ रहे थे और अभी भी यू की स्पीड से दौड़ते जा रहे हो, तो यू की स्पीड से जब दौड़ते जाओगे और आगे बढ़ोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉल सीधे तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगी। ठीक है, अब हुआ क्या, तुम्हारी स्पीड कितनी है? यू के बराबर है, उसी स्पीड से दौड़ते जा रहे हो, और एक बार ये बॉल तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम्हारी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी वो हॉरिजॉन्टल स्पीड बॉल को मिल गई है। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटीज की वर्टिकल स्पीड को तो बदलती जाएगी, लेकिन इस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी वो हमेशा यू के ही बराबर रहेगी। तो तुम चाहे जहां पर भी पहुंच जाओ, इस बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड वही है, यू के बराबरी है। और अगर आप इस बॉल को ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, मान लो आप जहां पर भी ऊपर की तरफ देखेंगे तो बॉल तुमको सीधे अपने ऊपर दिखाई देगी। तुम भी दौड़ रहे हो, बॉल भी जा रही है, बॉल ऊपर चलती जा रही है, तुम दौड़ते जा रहे हो, तुम्हें बॉल हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देगी। रीजन,
तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर है, तो जितना हॉरिजॉन्टल तुम चलोगे उतना ही हॉरिजॉन्टल बॉल भी चलेगी, और ये बॉल ठीक हमेशा हमारे ऊपर रहेगी, और जब हम यहां पहुंचेंगे तो हम बॉल को कैच कर पाएंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम एरोप्लेन से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, तो अगर कोई एरोप्लेन है जो किसी स्पीड से जा रहा था, मान लो उसकी स्पीड जो थी वो u की थी, और इसके अंदर से किसी पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया, तो पैकेट को जब ड्रॉप किया गया तो ऐसा नहीं कि पैकेट के पास इनिशियल स्पीड नहीं है, जितनी स्पीड इस प्लेन की थी उतनी स्पीड इस पैकेट की भी हो जाएगी, लेकिन पैकेट अंडर ग्रेविटी मूव करता हुआ इस पाथ में कहीं ट्रेवल करके आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन पैकेट की हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी? हमेशा u की। प्लेन उसी पाथ में कंटिन्यू कर रहा है, और प्लेन अगर उसी पाथ में कंटिन्यू कर रहा है तो अगर ये पायलट कभी भी नीचे की तरफ देखेगा तो उसको वो पैकेट ठीक उसके नीचे दिखाई देगा। रीजन, इसकी स्पीड u है, कांस्टेंट है, ये भी u कांस्टेंट है, ये पैकेट इसी u से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, और अगर ये जितनी भी दूरी एरोप्लेन चलता है ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतनी ही दूरी चलेगा, और पायलट अगर देख रहा होगा तो पायलट को पैकेट ठीक उसके नीचे दिखाई देगा। कब तक? जब तक ये ग्राउंड में नहीं गिर जाता, और जब ये पैकेट ग्राउंड में गिर रहा होगा, गिरने वाला होगा, तब भी ये एरोप्लेन ठीक इसके ऊपर होगा और पायलट इस पैकेट को ठीक अपने नीचे देख सकता है। रीजन, हॉरिजॉन्टल स्पीड जितनी इसकी है उतनी इसकी है, जितना ये चलेगा उतना ये भी हॉरिजॉन्टल चलेगा, जितना हॉरिजॉन्टल बढ़ता जाएगा ये भी हॉरिजॉन्टल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी मूविंग एरोप्लेन कोई पैकेट को ड्रॉप करता है तो उसकी स्पीड वही होती है जितनी स्पीड उस एरोप्लेन की होती है। अगर इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है, अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम प्लेन फ्रॉम, मान लो, हाँ चलो एरोप्लेन है, एरोप्लेन मूविंग विथ 25 मीटर पर सेकेंड at a height of 1000 meter. Find the position on ground where the packet will fall. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो बेसिकली ये कहा जा रहा है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया एक्चुअली उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि कोई एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड की है, और इसके अंदर से पैकेट ड्रॉप किया गया, तो क्या पैकेट की स्पीड भी 25 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी? और ये जब ड्रॉप किया गया था तो ये ग्राउंड से कितनी हाइट में था? 1000 मीटर की हाइट में। तो अब ये पैकेट जो है ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेगा बल्कि प्रोजेक्टाइल मोशन में चलेगा, तो कितनी दूर जाके गिरा है वो पोजीशन आपको बतानी है जहां पर ये पैकेट गिरता है। तो मान लो हम ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो पहले तो हमें अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो x को हम लिख सकते हैं ux इंटू टी, और क्या ux और u बराबर होते हैं जब हॉरिजॉन्टल फेंका गया है? तो u हमको पता है, तो x को हम लिख सकते हैं 25 इंटू टी, लेकिन टाइम चाहिए, और टाइम कहां से निकलता है? y एक्सिस से। तो y एक्सिस से टाइम निकालते हैं, y एक्सिस में कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? हाइट पता है तो h इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें यू वाई कितना है? 0, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हाइट कितनी है? हाइट हम लेंगे -1000। रीजन, नीचे की तरफ आने का मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे आया है पैकेट, तो नीचे का हम नेगेटिव मानते हैं। -1000 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी कितना आ जाएगा? ये 10 100 बचेगा, ये 200 बचेगा, और ये 10√2 बचेगा। इतना टाइम लग जाएगा। और अगर दूरी निकालनी है तो 25 इंटू टी, तो 25 इंटू 10√2 ये आ जाएगा 250√2 मीटर। इतनी दूरी पर जाकर ये पैकेट ग्राउंड पर गिर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम कोई भी मूविंग जगह से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल स्पीड उतनी ही हो जाती है जितनी
उस मूविंग एरोप्लेन या मूविंग ट्रेन की होती थी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉवर में ही। और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉवर में अगर हम या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉवर को छोड़ देते हैं, एक अलग ही क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि मान लो एक यहां पर एक कोई टैंक रखा है, ठीक है, और इस टैंक की जो हाइट है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, और इसके ठीक ऊपर से एक प्लेन फाइटर जेट उड़ता हुआ जा रहा है। इसके ठीक ऊपर से एक फाइटर जेट है जो उड़ता हुआ जा रहा है। तो जब ये फाइटर जेट इसके ठीक ऊपर था और इस फाइटर जेट की स्पीड जो थी मान लो वो 100 मीटर पर सेकेंड की है और इसकी हाइट जो है वो 1000 मीटर की है मान लो, तो यहां से एक कैनन जो है, इसको कैनन कहते हैं टैंक को, और कैनन से एक शेल फायर करी गई और शेल जो है इस तरीके से जाएगी और ग्राउंड में वापस गिर जाएगी। तो हमें यह पता करना है कि ये शेल अगर उसको हिट करती है तो क्या कंडीशन है हिट करने की और कितने समय के बाद हिट करती है। ठीक है, तो आप ये समझें कि अगर हमने इसको यू की स्पीड से फायर किया है, ठीक है, और ये एंगल हमको दिया है कि ये जो एंगल हम है, ये एंगल मान लो हमको दिया हुआ है 45 डिग्रीज। तो क्वेश्चन ये है कि इफ कैनन फायर्स शेल when the jet was above it and shell hits the plane, shell hits the jet, then find initial speed of shell। ठीक है, बेसिकली ये बताना है कि इसका u कितना है। तो आप यहां पर भी इसी बात को समझें कि ये जेट जो है ये कांस्टेंटली इतनी स्पीड से चलता जाएगा। इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है और ये 100 मीटर पर सेकेंड से चलता जाएगा। अगर इस शेल को उसको हिट करना है तो ये शेल की हॉरिजॉन्टल जो स्पीड होनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड जो होनी चाहिए ये भी 100 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही होनी चाहिए। ऐसा होने पे क्या होगा कि फाइटर जेट इधर है तो शेल इधर है, अगर ये जेट इधर पहुंच जाता है कहीं तो शेल अभी भी ठीक उसके नीचे ही रहेगी और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी 100 के ही बराबर है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी 100 के बराबर है। तो जितना ये हॉरिजॉन्टल चलेगा उतना ये भी हॉरिजॉन्टल चलेगा और शेल जाके उसको हिट कर जाएगी। तो कैसा कब होगा? जब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर होंगी। और अगर ऐसा है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड को बराबर करना है तो अगर ये u है तो ux को हम क्या लिख सकते हैं? ux को हम लिख सकते हैं u cos 45, u के हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया और इसको हमने बराबर कर दिया किससे? 100 से। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100√2। ये हॉरिजॉन्टल स्पीड होनी चाहिए या ये नेट स्पीड होनी चाहिए शेल की, जिससे कि नेट स्पीड इतनी होगी तो हॉरिजॉन्टल स्पीड 100 आ जाए और शेल जाकर उस फाइटर जेट को हिट कर जाए। ठीक है, ये पूछा जाता कि कितने टाइम के बाद हिट किया गया है। तो टाइम ऑफ हिट अगर पूछा जाता तो टाइम ऑफ हिट कैसे निकलता? टाइम कौन से डायरेक्शन से निकलता है? वर्टिकल डायरेक्शन से। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन से निकलता है तो हम यूज करते u/t माइनस हाफ gt स्क्वायर, यहां से टाइम निकलता। क्या हमको हाइट पता है? बिल्कुल, 1000 मीटर की हाइट पर जाकर हिट करता है तो हाइट हो गई 1000 मीटर। uy निकल जाएगा, क्योंकि अगर आपको u निकल गया है तो क्या uy को हम लिख सकते हैं u sin 45। ठीक है, u मिल गया है, sin 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, uy कितना आ गया? 100। पुट कर देते हैं 100, 100 इंटू t माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचेगा टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनेगी तो t की वैल्यू निकाल सकते हैं 20 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 400 माइनस 4ac, माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 200। नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव, ये वैल्यू इमेजिनरी आ रही है। रीजन इमेजिनरी आने का क्या हुआ कि ये जेट जो है, ये जेट उससे भी ज्यादा हाइट पर है जितनी हाइट पर ये
जा सकता था, जितनी हाइट तक शेल जा सकती थी उससे ज्यादा हाइट पर है, इसलिए हिट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम इस हाइट को चेंज करके, मान लो मैं इस हाइट को कह देता कि हाइट 100 मीटर है, तब तो हिट कर सकता था। तो अब मैं इसको 100 मीटर से सॉल्व करके देखता हूं कि हिट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। 1000 मीटर में क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा था, तो इमेजिनरी आंसर आते। लेकिन हम चाहते हैं कि हिट कर जाए, तो मैंने इसको 100 कर दिया, तो ये 20 हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 80/2। तो t कितना आ गया? 20 प्लस माइनस 400 माइनस 80 इज √320 डिवाइडेड बाई 2। 320 का रूट 20 से तो कम आएगा, ठीक है, क्योंकि 400 का रूट 20 होता है, तो 300 का रूट 20 से तो कम आएगा। तो यहां पर दो टाइम आएंगे, एक आएगा 20 प्लस 20 माइनस √320/2 और दूसरा टाइम आएगा 20 प्लस √320/2। दो आंसर क्यों आए? क्योंकि दो पॉसिबल जगह है जहां पे हिट कर सकता है। एक बार ये जेट को यहां पे हिट कर सकता है जब ये शेल ऊपर जा रही थी, और जब शेल नीचे आ रही थी, मान लो हिट नहीं किया होता, तब जब शेल नीचे आ रही थी तब भी हिट कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली शेल उसको यहीं पर हिट कर जाएगी, पहली बार ही हिट कर जाएगी, तो जो कम वाला समय है वो आंसर होगा, और इतने समय के बाद शेल ने उसको हिट किया होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉवर के, और ये कॉन्सेप्ट सीखना कि जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर होती हैं तभी जाके उसको हिट करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो सीखेंगे वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई प्रोजेक्टाइल फेंका जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या था कि सरफेस प्लेन थी, ग्राउंड पे भी गिर रहा तभी प्लेन थी। अब ऐसी इंक्लाइंड सरफेस है, तो इसके ऊपर से फेंकेंगे तो कहां गिरेगा? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कहां गिरेगा? ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है।